पहला क्वेश्चन है, गाय की दुकादी नस्ल है। तो इसमें इसका अ, विकल्प ए है हरियाणा गाय, बी है जर्सी गाय, सी गंगातीरी, साहिवाल। तो इसका सही आंसर है हरियाणा गाय। ठीक है। विदेशी नस्ल की बकरी है सानेन, जमुनापारी, बर्बरी, गद्दी। इसका सही आंसर है सानेन। इस सानेन बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध में किस विटामिन की अधिकता होती है? ए विटामिन ए, विकल्प बी विटामिन बी, विकल्प सी विटामिन डी। तो इसमें से सही आंसर है विटामिन ए। देखिए, गाय का दूध सफेद होता है, ठीक है, सॉरी पीला होता है, हल्का सा पीला होता है। जो पीला होता है, पीले होने का जो कारण होता है वह होता है कैरोटीन। और कैरोटीन जो होता है एक विटामिन ए का स्रोत होता है, कैरोटीन। ठीक है। और भैंस का दूध सफेद होता है, और सफेद जो होता है ये केसीन के कारण होता है, केसीन के कारण। तो गाय का दूध पीला होता है, कैरोटीन, और कैरोटीन जो है विटामिन ए का स्रोत होता है। तो यहाँ पर सही आंसर है विटामिन ए। फिर है, बहुमंजिली खेती में पौधों की ऊंचाई भिन्न होती है। विकल्प ए है एक समान, विकल्प बी है भिन्न, विकल्प सी है समतल, और डी है सभी। देखिए बच्चों, जो वर्टिकल स्पेस का यूज होता है, यानी एक पौधे की लंबाई ज्यादा है, उससे कम हाइट के पौधे, उससे कम हाइट के पौधे इस तरह से लगाए जाते जब हैं, तो उसे बोलते हैं बहुमंजिली खेती। और इसमें वर्टिकल जो स्पेस है, इसकी इसके यूज के लिए बहुमंजिली खेती की जाती है। इसे बोलते हैं मल्टी स्टोराइड फार्मिंग। तो इसका सही आंसर है भिन्न। उसके बाद में है, शुष्क खेती की जाती है। विकल्प ए है शुष्क क्षेत्रों में, बी है तराई में, और सी है बहुफसली खेती, और डी है सिंचित क्षेत्रों में। बहुत आसान क्वेश्चन था। शुष्क मतलब सूखा। सूखे वाली खेती कहाँ की जाएगी? जहाँ शुष्क एरिया होगी, यानी शुष्क क्षेत्रों में ही शुष्क खेती की जाती है। ठीक है। तराई में तो पानी होता है, वहाँ तो इस तरह की खेती नहीं की जाती है। जहाँ पर पानी की कमी होती है, जहाँ की एरिया एरिया शुष्क होती है, वहाँ पर खेती की जाती है। शुष्क खेती वहाँ की जाती है जहाँ पानी की कमी होती है, यानी शुष्क क्षेत्रों में यह खेती की जाती है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए, अब बहुउद्देशीय हल है। विकल्प ए देसी हल, विकल्प बी वेस्टर्न हल, और विकल्प सी पंजाब हल, और डी टर्नेस्ट हल। देखिए, इसमें आंसर सही है आपका ए। देसी हल जो होता है उससे जुताई भी की जाती है, उससे बुआई भी की जाती है। ठीक है। तो इससे एक से अधिक उद्देश्य की पूर्ति करता है देसी हल, तो इसलिए इसे बोलते हैं बहुउद्देशीय हल। और ये खासकर लकड़ी का बना होता है। कानपुर कल्टीवेटर में फार होते हैं। विकल्प ए 5, विकल्प बी 6, विकल्प सी 4, विकल्प डी 3।
तो इसमें जो है कानपुर कल्टीवेटर में फार की संख्या होती है 5। ठीक है। अकोला हो में खुरपी की संख्या होती है। अकोला जो होता है इसमें खुरपी की संख्या होती है 3 और यहाँ विकल्प दिए हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो यहाँ आंसर इसका है 3। बैलों द्वारा चालित है। सिंह हो, नहीं है ये, सॉरी नहीं है ये। सिंह हो, शर्मा हो, पहिएदार हो और अकोला हो। देखिए अकोला हो जो होता है इसे बैलों के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है। सिंह हो ये हाथ से चलते हैं, हैंड हो होते हैं ये। सिंह हो, शर्मा हो, पहिएदार हो। उसके बाद में है तो इसका आंसर होगा अकोला हो। प्रमुख कर्षण क्रियाएं हैं जुताई, बुआई, गुड़ाई, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है सही आंसर क्या होगा? जुताई, बुआई, गुड़ाई या उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि हम लोग खेत में जो भी कृषि कार्य करते हैं उन्हें कर्षण क्रियाएं कहते हैं। जुताई भी खेत में होती है, बुआई खेत में होती है, गुड़ाई भी खेत में होती है। यानी सभी ये जो कार्य हैं ये कर्षण क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ आंसर इसका सही होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है यदि खेत के किनारे ऊंचे हों तो उत्तम जुताई है। विकल्प ए, एक ओर कोण डालकर। नंबर 2 यानी बी ऑप्शन अंदर से बाहर की ओर। नंबर सी बाहर से अंदर की ओर। और डी है सभी। देखिए जुताई 3 तरह की होती हैं, एक ओर कोण डालकर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। यहाँ है शर्त कि यदि खेत किनारे ऊंचे हों। जैसे माना कि ये खेत है और उस खेत का ये हिस्सा जो है किनारे वाला ये ऊंचा है, यानी जो बीच का हिस्सा है खाली है। तो बीच में आपको यदि ऊंचा करना है तो यहाँ पर जो मिट्टी बाहर से अंदर की ओर लाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी क्रिया करने के लिए हम बीच से हलाई भरेंगे और पहला जो है पहली हलाई जो है बीच में भरेंगे और इस तरह जो मिट्टी पलटेगी और फिर इसको जस्ट यहीं से टर्न कर लेंगे ये। अब हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो बीच का हिस्सा ऊंचा उठता हुआ प्रतीत होगा और लास्ट में जब है एक हलाई ऐसी होगी जो खेत के चारों ओर एक खाली सा कोण बन जाएगा, जो वहां की मिट्टी खाली हो जाएगी। ठीक है, और मिट्टी जो है वह बीज की तरफ आएगी। तो यानी बीज का हिस्सा को ऊंचा करना है तो हम कह सकते हैं कि अंदर से बाहर की ओर हम जो है जुताई करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट इसका आंसर है अंदर से बाहर की ओर। इसका आंसर हो गया अंदर से बाहर की ओर। नेक्स्ट है कौन सा मुख्य पोषक तत्व नहीं है। विकल्प ए है फास्फोरस, विकल्प बी है पोटास, विकल्प सी है नाइट्रोजन, विकल्प डी है गंधक। यह क्वेश्चन है मुख्य पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, फास्फोरस है, पोटास भी है, नाइट्रोजन भी है, गंधक नहीं है। गंधक यानी सल्फर, इसको सल्फर ही बोलते हैं गंधक को। तो मुख्य में जो आता है, मुख्य में आते हैं आपके एनपीके और जो हवा और पानी से मिलने वाले तत्व हैं सीएचओ यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एनपीके। और गंधक जो है आपका सेकेंडरी एलिमेंट है। ठीक है, सेकेंडरी एलिमेंट है ये, द्वितीयक
जो तत्व है ये कार्बनिक उर्वरक है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, कैन यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो कार्बनिक उर्वरक में अभी आप पढ़े भी हैं, इसको देखे हैं कि मैंने बताया था अपवाद के रूप में एक उर्वरक ऐसा है जो कार्बनिक होता है जिसका नाम है यूरिया, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कंपोस्ट खाद बनाने की इंदौर विधि के जनक हैं। देखिए कंपोस्ट बनाने की विधियां कई होती हैं, उसमें इंदौर विधि होती है, बंगलौर विधि होती है, एडको विधि होती है, मायादास विधि होती है, एक्टिवेटेड कंपोस्ट विधि होती है। तो यहाँ पूछा गया है कंपोस्ट खाद बनाने की इंदौर विधि के जनक कौन है? तो जो इंदौर विधि है अ, इसी जो इस विधि का प्रतिपादन जो हुआ था वह इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्रीज इंदौर में हुआ था और इसके जो प्रतिपादक थे अल्बर्ट हावर्ड, यानी इसका विकल्प ए सही है। बंगलौर विधि के जनक हैं। बंगलौर विधि जो है इसका प्रतिपादन करने वाले भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था C.N. आचार्य और यह विधि जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलौर में इसका प्रतिपादन हुआ था। तो इसे बंगलौर नाम से इसका नाम पड़ गया बंगलौर विधि और इसके प्रतिपादक थे C.N. आचार्य। एडको विधि, देखिए एडको जो होता है, एडको क्या है, ये इंग्लैंड इसमें जो एडको विधि का प्रतिपादन किए थे वह थे हचिंसन और रिचर्डसन। ठीक है, कौन थे? हचिंसन और रिचर्डसन। इसमें है क्या, एक एडको पाउडर होता है, उस पाउडर को डिकम्पोज करने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए 100 किलोग्राम शुष्क पदार्थ का डिकम्पोज करने के लिए 7 किलोग्राम मिश्रण की आवश्यकता होती है, पाउडर की आवश्यकता होती है। तो इस एडको पाउडर मिलाने से जो सड़ा जो जो कूड़ा कचरा होता है, अन्य पदार्थ जो होते हैं उनको सड़ाने के लिए यूज करते हैं यहाँ पर एडको, उसमें एडको पाउडर जोड़ देते हैं। तो एडको पाउडर मिश्रण मिलाने से इस विधि का नाम पड़ जाता है एडको विधि। तो इसका प्रतिपादन किए थे हचिंसन और रिचर्डसन ने। ठीक है, उसके बाद है एक्टिवेटेड कंपोस्ट विधि। जो यह विधि है इसके प्रतिपादक थे फाउलर और रेगे। ठीक है, यह विधि फाउलर और रेगे वैज्ञानिकों द्वारा निकाली गई थी। उन्होंने बताया था कि कंपोस्ट के निर्माण में दिए जाने वाले छेदक स्टार्टर से सूक्ष्म जीवों की संख्या अधिक होनी चाहिए तथा गोबर, मूत्र, विष्ठा, सीवेज, एक्टिवेटेड स्लज आदि अच्छे विच्छेदक होते हैं। तो इस तरह से इसका जो प्रतिपादन किया था हचिंसन और रिचर्डसन ने, ओ सॉरी फाउलर और रेगे ने। उसके बाद में पानी उठाने वाले यंत्रों में मानव चालित नहीं है, यानी जल उत्थापक। ऐसा जल उत्थापक यंत्र जो मानव चालित नहीं है, मतलब जो किसी और से चलता होगा उसको मानव नहीं चला पाते हैं। तो बेड़ी तो हाथ से चलाई जाती है, इसे इंसान चलाते हैं। ढेकली भी हाथ से चलाई जाती है, दोन भी मनुष्य चलाता है। रहट जो होता है, रहट जो है बैलों के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो बैलों के द्वारा चलता है रहट, तो मानव चालित नहीं है। तो ये रहट जो है ये बैलों के द्वारा चलने वाला पानी उठाने वाला यंत्र है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका है रहट।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान बिंदु यानी बिल्टिंग पॉइंट पर पौधों की कोशिकाएं, विकल्प ए है फूल जाती हैं, विकल्प बी है पिचक जाती हैं, विकल्प सी है कोशिकाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विकल्प डी है उपरोक्त सभी सत्य हैं। देखिए बिल्टिंग पॉइंट जो होता है ये दो टाइप का होता है, आप पढ़ चुके हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। जो जो बिल्टिंग पॉइंट होता है उसमें कोशिकाएं होती हैं वो पिचक जाती हैं। देखिए जब आपका पौधा है, पौधा जो होता है वो एक्टिव यानी जब खड़ा होता है तो उनकी कोशिकाओं में आ, जो जल है, जल का जल जो है जड़ों के द्वारा तने से होते हुए पत्तियों में जो छिद्र होते हैं स्टोमेटा उसके द्वारा वाष्पीकरण हुआ करता है। और जब कोशिकाओं के अंदर जल होता है तो पौधों के अंदर दृढ़ता आती है, पौधे स्टैंड रहते हैं, पौधे मुरझाते नहीं हैं। जैसे कि किसी पाइप में पानी यदि है तो पाइप जो है वो टाइट रहेगी, और पाइप में पानी अगर नहीं है तो पाइप वो फिर मुड़ जाएगी, ठीक है। उसी तरह पौधे की कोशिकाओं में जब पानी होता है तो पौधे टाइट रहते हैं, ठीक है। यदि पानी नहीं होता है तो पौधे मुरझाते हैं, ठीक है। और ऐसा मुरझान बिंदु, जिस मुरझान बिंदु पर यदि पौधे मुरझा गए हैं और उस बिंदु पर पौधों को पानी मिल जाए और पौधे फिर से हरे भरे हो जाएं तो उसे बोलते हैं टेम्परेरी बिल्टिंग पॉइंट यानी अस्थायी मिलान बिंदु। जब पौधे मुरझा जाएं, सूख जाएं, उसके बाद पानी देने के बावजूद भी पौधे हरे भरे ना हो पाए तो उसे बोलते हैं परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट यानी स्थायी मिलान बिंदु, ठीक है। तो पौधों की कोशिकाओं के अंदर पानी रहता जब है तो पौधे स्टैंड रहते हैं, मुरझाते नहीं हैं। और जब कोशिकाएं सूख जाती हैं, पिचक जाती हैं, तब क्या होता है, पौधे मुरझाते हैं, सूख जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मिलान बिंदु पर पौधों की कोशिकाएं पिचकती हैं, आपका ऑप्शन बी सही होगा। उपरोक्त ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेधशालाओं में मौसम संबंधी यंत्रों की रीडिंग लेते हैं। देखिए मौसम संबंधी जो भी वेधशालाएं होती हैं, ऑब्जर्वेटरी होती हैं, वहाँ रीडिंग जो ली जाती है यंत्रों की है वो दो टाइम लेते हैं, एक तो प्रातः और दूसरा शाम को लेते हैं। तो प्रातः काल जो रीडिंग लेते हैं उसका समय होता है 8:30 बजे, और जो शाम की रीडिंग लेते हैं उसका टाइम होता है 5:30 बजे। तो यहाँ पर लिखा है वेधशालाओं में मौसम संबंधी यंत्रों की रीडिंग लेते हैं प्रातः 7:30, 6:30। आपका उत्तर सही है 8:30। और यहाँ पर एक ही लिखा हुआ तो आप एक ही टिक करेंगे, और शाम को जो है सायकालीन जो है लेते हैं 5:30 बजे, 5:30 PM पर। अब नीचे लिखित क्वेश्चन थे उनको आपने हल किया होगा, ठीक है। अब मैं इसको जो है वीडियो यहीं पर रोक रहा हूँ।